दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि तेजस्विनी और राणा सूर्य प्रताप सिंह के बीच जोरदार फाइट हो रही थी। दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। वहीं राणा सूर्य प्रताप सिंह अपने सामने खड़े इस छोटे लड़के को देख रहे थे, जिसकी हाइट उससे काफ़ी कम थी। वह किस तरह से उससे मात दे रहा था, इस वजह से वह उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी हो रहे थे। अब आगे राणा सूर्य प्रताप अपनी पूरी ताकत के साथ तेजस्विनी पर वार कर रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वह जिसे पर अटैक कर रहा है उसकी जंगली शेरनी है। वह तो उसे पागलों की तरह अभी तक ढूंढ रहा था, लेकिन उसके सोच के बिल्कुल विपरीत वह इस वक्त उसके सामने उससे फाइटिंग कर रही थी। वहीं तेजस्विनी जो पूरे एक्शन मोड में थी, उसे भी बिल्कुल नहीं पता था कि यह वही शख्स है जो उस दिन होटल में उसके साथ फाइट कर रहा था। और वैसे भी तेजस्विनी को कहाँ उससे वन साइड लव हुआ था जो वह उसके बारे में सोचती, इसलिए वह तो फुल एक्शन मोड में अपनी लड़ाई को अंजाम दे रही थी। और दूसरी तरफ तामसी और यामिनी अच्छे से आदित्य और नीरव को धो रहे थे। वहीं बेचारा सुदर्शन अवस्थी, वह तो बस अपनी आंखें फाड़े उन लोगों को देख रहा था। उसकी मजबूरी तो इतनी ज़्यादा थी कि वह वहाँ से भाग भी नहीं सक रहा था। वह बस मन ही मन भगवान से प्रे कर रहा था कि दोनों लड़ते लड़ते आपस में ही मर जाएं, जिससे वह इनके चंगुल से बच जाए। और अगर यह दोनों इस दुनिया से ऊपर उठ जाएंगे तो वह आराम से अपने बीवी और बच्चों को बचा लेगा। लेकिन कहते हैं ना कि अपने मन का सोचा कहाँ सच होता है। वहीं इस बेचारे का सोचना भी बिल्कुल इसके सोच के विपरीत होने वाला है। वहीं थोड़ी देर में साहिल भी वहाँ पहुँच जाता है और जैसे ही उसकी नज़र सुदर्शन पर पड़ती है तो वह भागकर सबसे पहले सुदर्शन को पकड़ता है। वहीं सुदर्शन खुद को किसी को पकड़ता देखकर आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगता है और मन में सोचता है कि अब यह एक नई आफत कौन है। यानी दो लोग कम थे क्या कि तीसरा भी आ गया। अरे यार, हद है। पूरे इंडिया के लोग मेरा ही इंतजार कर रहे थे क्या। इससे पहले कि सुदर्शन कुछ बोलता, साहिल उसके चेहरे पर पंच मारते हुए बोलता है, दुष्ट इंसान, अब जाके तू मेरे हाथ लगा। मैं कितनी बेचैनी के साथ तुझे ढूंढ रहा था। अब तुझे समझ आएगा कि टार्चर करना किसे कहते हैं। और वैसे भी तू यहाँ क्या कर रहा है। इतना बोलकर वह उसे दो पंच और लगाता है। वहीं सुदर्शन तो मुंह फाड़े उस इंसान को देख रहा था जो आते ही मान उस पर टूट पड़ा था। वह कुछ बोल पाता कि इससे पहले ही साहिल की नज़र नीचे उन तीनों पर जाती है जो कुछ ही दूरी पर फाइट कर रहे थे। यह देखकर तो उसकी आंखें और भी बड़ी हो जाती है। थोड़ी देर उन लोगों को इसी तरह ध्यान से देखने के बाद वह सुदर्शन की ओर मुड़कर अपना गन उसके माथे पर लगाते हुए बोलता है, यह तेरे लोग हैं ना जो मेरे दोस्तों से लड़ रहे हैं। जल्दी से उन्हें रोक, वरना मैं
तेरा भेजा उड़ा दूंगा। साहिल को इस वक्त यही लगा था कि यह आराम से एक किनारे खड़ा है तो ज़रूर इसके लोग उसके दोस्तों से फाइट कर रहे होंगे और यह उन्हें आर्डर दे रहा होगा, क्योंकि इस समय जैसी सिचुएशन वहाँ की थी वह देखकर तो कोई भी यही अंदाज़ा लगाता। लेकिन साहिल बेचारे को क्या पता था कि वह तो मजबूरी बस यहाँ खड़ा है। उसकी जान तो उसके परिवार में अटकी हुई है, जिसकी बागडोर तेजस्विनी के हाथों में थी और वह लड़की इतनी ज़्यादा खूंखार थी जिस वजह से वह चाहकर भी उसकी आंखों में धूल झोंककर यहाँ से भाग नहीं सकता था। इसलिए मजबूरीवश वह वहाँ खड़ा होकर बस तमाशा देख सकता था। वहीं साहिल को गलतफहमी हो गई थी, जिस वजह से वह अपने लोगों को उसे पकड़ने के लिए बोलता है और फिर से उस पर टूट पड़ता है। थोड़ी देर मारने के बाद सुदर्शन उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वह था कि समझने को तैयार नहीं था। तभी सुदर्शन जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि बस भी करो, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, तुम्हें जैसे पकड़ना हो मुझे पकड़ लेना, और वह लोग मेरे आदमी नहीं हैं। वहीं जैसे ही साहिल यह सुनता है तो उसके हाथ अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं और वह आश्चर्य से सुदर्शन की ओर देखने लगता है और फिर हंसते हुए बोलता है, तू क्या सोच रहा है कि मैं तेरे ऐसे बोलने से बेवकूफ़ बन जाऊंगा? मैं देख सकता हूँ कैसे वह लोग मेरे दोस्तों से फाइट कर रहे हैं और तू यहाँ आराम से खड़ा है। अगर वह तेरे आदमी नहीं हैं तो वह तुझे क्यों बचा रहे हैं? उसकी बातों को सुनकर सुदर्शन बोलता है कि जैसे तुम लोग मुझे पकड़ना चाहते हो वैसे वह लोग भी दूसरी पार्टी के हैं, वह भी मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन तभी तुम्हारे लोग वहाँ पहुँच गए और उन लोगों ने मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश की, जिस वजह से यह सारी लड़ाई हो रही है। वहीं उसकी बातों को सुनकर साहिल को उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं होता और वह बोलता है कि किसे बेवकूफ़ बना रहा है। तभी वह ज़ोर से चिल्लाता है कि सबके सब अपनी जगह पर रुक जाओ, वरना मैं इस सुदर्शन के बच्चे को जान से मार डालूंगा। इतना बोलकर वह उसके कनपटी पर अपना बंदूक लगा लेता है और वहीं उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर नीचे जो दोनों टीम फाइट कर रही थी वह एक पल के लिए अपनी जगह पर रुक जाती है। अब उन सबकी नज़र साहिल के ऊपर थी। वहीं उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब यह कौन पैदा हो गया है। यह तीनों लड़कियां तो यही सोच रही थी, लेकिन तभी राणा सूर्य प्रताप बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं के, उसे मारने की गलती मत करना, तुम उसे इतनी आसानी से नहीं मार सकते हो। उसके इतना बोलते ही तेजस्विनी को समझ में आ जाता है कि यह इसी का आदमी है। वह गुस्से में बोलती है कि वह मेरा शिकार है, तुम उससे दूर हटो, और वैसे भी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम उसे अपने साथ ले जा सको। उसकी बातों को सुनकर वहाँ खड़े उन तीनों लड़कों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह कैसे उनकी औकात की बात कर सकता है। वहीं राणा सूर्य प्रताप गुस्से में तेजस्विनी की ओर देखते हुए बोलता है, छोटे बच्चे, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम अपनी औकात से ज़्यादा उड़ रहे हो? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? अभी तक मैं तुम्हें बस इसलिए इग्नोर कर रहा था कि मैं तुम्हारी फाइटिंग स्किल देखकर इम्प्रेस हो गया था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना होगा। वहीं उसकी बातों को सुनकर तेजस्विनी हंसते हुए बोलती है कि तुम मुझे सबक सिखाओगे, यानी हद है। अब हर
राह चलता इंसान मुझे सबक सिखाने लगेगा तो यार मेरा क्या होगा। इतना बोलकर वह दोबारा से उस पर अटैक कर देती है, क्योंकि इस वक्त उसकी बातों से उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वैसे भी उसे यहाँ से जल्दी जाना था। इस तरह वह इनसे लड़कर अपनी एनर्जी और अपना टाइम दोनों ख़राब नहीं करना चाहती थी। वहीं अचानक से इस तरह से अटैक करने पर राणा सूर्य प्रताप संभल नहीं पाता और तुरंत उसके हाथों को पकड़कर पीछे की ओर लड़खड़ा जाता है। वहीं ऐसे अचानक से लड़खड़ाने की वजह से तेजस्विनी, जिसने उसे पंच मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था, वह भी नहीं संभल पाती और दो के दोनों धड़ाम से नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। और सिचुएशन ऐसी होती है कि राणा सूर्य प्रताप नीचे था और तेजस्विनी उसके ऊपर थी और अचानक से तेजस्विनी का माथा राणा सूर्य प्रताप के होठों पर पड़ जाता है। जिस वजह से उसके माथे पर राणा सूर्य प्रताप से न चाहते हुए भी एक किस हो जाती है, या फिर यह कह लीजिए कि एक एक्सीडेंटल किस थी, जो कि अक्सर हीरो हीरोइन के होठों पर होती है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ अलग ही थी। जैसे ही राणा सूर्य प्रताप के साथ यह एक्सीडेंट होता है, वह तो अपनी जगह पर ही जम जाता है। वहीं तेजस्विनी के इतने ज़्यादा करीब होने पर उसके शरीर से आ रही खुशबू के एहसास से राणा सूर्य प्रताप की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। अब उसे वह और अच्छे से हील करने की कोशिश कर रहा था। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या यह वही खुशबू है जो उस दिन उस लड़की के शरीर से आ रही थी। और थोड़ी ही देर में उसे एहसास हो जाता है कि हाँ, बिल्कुल यह वही खुशबू है। क्या यह वही लड़की है जो इस तरह गेटअप बदलकर यहाँ आई हुई है। इतना सोचते ही राणा सूर्य प्रताप, जिसका एक हाथ अभी भी तेजस्विनी के कमर में लिपटा हुआ था, वह तुरंत ही उसे जोर से अपने ऊपर ही दबा लेता है। और तेजस्विनी इससे पहले कुछ समझ पाती, तुरंत ही वह उसके चेहरे के मास्क को खींच देता है, जिस वजह से उसका चेहरा उसके सामने रिवील ही होने वाला था। लेकिन ऐसा होता है इससे पहले ही तेजस्विनी दूसरे ही झटके में अपने हाथों को उसके आंखों पर रख देती है, जिस वजह से वह उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं देख पाता। लेकिन एक हल्की धुंधली सी झलक उसके आंखों से होकर गुजर जाती है। हालांकि इतना तो स्पष्ट नहीं हो पाता कि वह देखने में कैसी है, लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती उसके आंखों में बस चुकी थी। तुरंत ही तेजस्विनी अपने चेहरे पर मास्क को फिर से लगाती है और पूरी ताकत के साथ एक झटके से उसे धक्का देते हुए वह अपनी जगह पर जंप कर खड़ी हो जाती है। उसने यह सब इतना जल्दी किया था कि राणा सूर्य प्रताप कुछ समझ पाता कि इससे पहले ही तेजस्विनी उससे दूर हो चुकी थी। वहीं राणा सूर्य प्रताप आश्चर्य से अपनी आंखें फाड़े उस लड़की की हरकत को देख रहा था। एक पल के लिए जैसे ही वह उसकी बाहों में आई थी, उसे बहुत ही सुकून का एहसास हो रहा था। लेकिन अब उसके दूर जाते ही उसे अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। वह बिना देर किए अपनी जगह से उठ जाता है और उसकी ओर आगे बढ़ जाता है। लेकिन वह आगे बढ़ पाता है इससे पहले ही तेजस्विनी उसे हाथ दिखाकर रोक देती है और बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए, सीधे मुद्दे पर आओ। उसकी बात को सुनकर राणा सूर्य प्रताप के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह बोलता है
कि अगर मुझे जो चाहिए क्या वह तुम दे सकती हो, ऐसा है तो मैं तुम्हें इस सुदर्शन को ले जाने दूंगा। उसकी बातों को सुनकर तेजस्विनी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह बोलती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। अगर तुमने किसी उचित चीज़ की डिमांड की तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगी, लेकिन भूल कर भी तुम कुछ ऐसा मत बोल देना जिसे तुम कभी हासिल ना कर सको। क्योंकि तेजस्विनी उसकी हरकतों को देखकर थोड़ा तो यह महसूस कर सकती थी कि उसके मन में क्या चल रहा होगा, लेकिन अभी वह पूरी तरह से क्लियर नहीं थी। इस वजह से वह उससे अपनी डिमांड रखने को बोलती है। वहीं राणा सूर्य प्रताप वह बोलता है कि मुझे तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी के लिए मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। उसकी बातों को सुनकर तेजस्विनी मुस्कुराते हुए बोलती है कि यह संभव नहीं है, तुम कुछ और बात रखो। उसकी बातों को सुनकर वह बोलता है कि क्यों संभव नहीं है, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ और यकीन मानो मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहूँगा जब तक कि तुम मेरे रास्ते में ना आओ। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारा फेस तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इत्तेफाक ही सही हम बार बार एक दूसरे के रास्ते में आ रहे हैं। अगर मैं तुम्हारा फेस देख लेता हूँ तो जाहिर सी बात है आगे से मैं तुमसे दूर रहूँगा। उसके ज़बान पर यह बात थी, लेकिन उसके दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, बस एक बार तुम अपना चेहरा मुझे दिखा दो, फिर दुनिया के चाहे जिस कोने में तुम हो मैं तुम्हें ढूंढकर अपना बना लूँगा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कैद कर लूँगा, तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। वहीं उसकी बातों को सुनकर तेजू मुस्कुराते हुए बोलती है कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। उसकी बातों को सुनकर राणा सूर्य प्रताप आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगता है। क्या उसके मन की बात वह सुन सकती है? फिर दूसरे ही पल वह सोचता है कि नहीं नहीं, शायद इसने मेरे सवालों का जवाब दिया है। यह सोचते हुए वह उसकी ओर देखता है और बोलता है कि क्यों ना हम एक सौदा कर लें। उसकी बातों को सुनकर तेजू बोलती है कि कैसा सौदा? तो वह बोलता है कि तुम सुदर्शन को ले जाओ, बदले में तुम मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट नंबर दे दो। अगर मुझे तुम्हारे साथ कोई बिजनेस करना होगा तो मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद आए हो और वैसे भी तुम्हारी फाइटिंग स्किल बहुत ही अच्छी है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ। उसकी बातों को सुनकर तेजस्विनी हंसने लगती है और बोलती है कि मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारी टीम में शामिल होने के लिए आऊँगा, और वैसे भी मेरे पास अपने बहुत से काम हैं, इसलिए तुम अपना रास्ता नापो। इतना बोलकर वह सुदर्शन की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन तभी राणा सूर्य प्रताप उसके सामने आ जाता है। इस वक्त तेजस्विनी को लग रहा था कि राणा सूर्य प्रताप उसकी लड़की वाली सच्चाई को नहीं जान रहा है, लेकिन उसके उलट ही राणा सूर्य प्रताप तो उसकी खुशबू से ही उसे पहचान चुका था। अब उसे इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि यह वही लड़की है, और इस बार तो वह उसे ऐसे ही नहीं जाने देगा। या तो वह उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे या तो उसे अपना चेहरा दिखाए, क्योंकि वह अंधेरे में कब तक उसे ढूंढता रहेगा। वहीं उसे इस तरह अपने सामने आता देखकर तेजस्विनी की आंखें छोटी हो जाती है। वह गुस्से से उसकी ओर देखती है और बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए? तब राणा सूर्य प्रताप बोलता है कि मेरे सवालों का जवाब दे दो। अगर तुम अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती हो तो अपना नाम ही बता दो। वहीं तेजस्विनी हंसते हुए बोलती है कि
तुम मुझ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? मुझे नहीं लगता है कि अब हम जिंदगी में दोबारा आमने सामने होंगे। तब राणा सूर्य प्रताप बोलता है कि पर मुझे लगता है कि नियति हमें फिर से दोबारा मिलाएगी, और इसीलिए मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ, जिससे मुझे पता हो कि हम मिलने वाले वही शख्स हैं जो अक्सर ही अनजाने ही टकरा जाते हैं। उसकी बातों को सुनकर थोड़ी देर के लिए तेजस्विनी उसे ध्यान से देखने लगती है। वह सोचती है कि यह इतना ज़्यादा जिद क्यों कर रहा है, आखिर में इसे मुझसे क्या चाहिए। फिर थोड़ी देर शांति के बाद वह बोलती है कि ठीक है, अगर अब हम दोबारा मिले तो मैं ज़रूर तुम्हें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी और अपना चेहरा भी दिखा दूँगी, लेकिन इसके लिए तुम्हारी नियति को तुम पर भरोसा होना चाहिए। यानी तुम्ही ने कहा कि नियति हमें बार बार मिलाती है, तो अब जब तुम्हारी नियति हमें तुम्हें दोबारा मिलाएगी तो मैं तुम्हारे सभी शर्तों को मान जाऊंगी। फिलहाल अभी के लिए मैं इस शख्स को अपने साथ लेकर जाऊंगी। उसकी बातों को सुनकर राणा सूर्य प्रताप शांति से उसकी ओर देख रहा था। तभी साहिल, जो उन लोगों की बातों को सुन रहा था, वह चिल्लाते हुए बोलता है कि ओए छोटे लड़के, तुम ऐसे कैसे इसे ले जा सकते हो? इसे पकड़ने के लिए हम लोगों ने कितनी मेहनत की है। वहीं उसकी बातों को सुनकर अब तेजू की नज़र साहिल पर जाती है, तो वह उसे ऐसे देख रही थी मानो जैसे किसी बेवकूफ़ को देख रही हो। वहीं उसे अपनी ओर ऐसे देखता देखकर साहिल थोड़ा सकपका जाता है। फिर वह बोलता है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? तो वह बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने इतना बड़ा बेवकूफ़ इंसान खड़ा है। तो जब ऐसा बेवकूफ़ इंसान मेरे सामने खड़ा है तो एक बार मेरा देखना तो उसे बनता ही है। उसकी बातों को सुनकर साहिल अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखने लगता है। यानी हद है, वह इतना इंटेलिजेंट है और यह छोटा बच्चा उसे बेवकूफ़ बोल रहा है। वह गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं तुम्हें बेवकूफ़ लग रहा हूँ? तो वह बोलती है कि तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं लग रहे हो, बल्कि तुम पूरे बेवकूफ़ हो। उसकी बातों को सुनकर अब साहिल को गुस्सा आ जाता है, तो वह बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बेवकूफ़ हूँ? ज़रा मुझे भी तो बता दो, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मैं कैसे बेवकूफ़ हूँ। तो उसकी बातों को सुनकर तेजस्विनी को हंसी आ जाती है और वह बोलती है कि जिसे तुम पकड़कर खड़े हो, ज़रा उससे पूछो तो वह किसके साथ जाएगा। अगर जाने वाला मेरे साथ जाने के लिए तैयार है तो तुम होते कौन हो उसे रोकने के लिए। वहीं उसकी बातों को सुनकर साहिल जल्दी से सुदर्शन की ओर देखता है, मानो पूछ रहा हो कि तू किसके साथ जाएगा। तभी सुदर्शन अपनी नज़रों को तेजस्विनी की ओर करते हुए कहता है कि मुझे जाने दो, मुझे उनके साथ जाना ज़रूरी है। उसकी बातों को सुनकर साहिल को समझ नहीं आता कि यह कैसा इंसान है। उसे अच्छे से पता है कि वह उसे मारने के लिए ले जा रही है, फिर भी क्या वह अपनी मौत के लिए इतना तड़प रहा है। साहिल गुस्से में बोलता है कि अरे बेवकूफ़ इंसान, अगर तुझे मौत से इतना ही प्यार है तो बता देना, मैं तुझे वहीं तो लेकर जा रहा हूँ जहाँ तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तो तू उसके साथ जाने के लिए क्यों मरा जा रहा है? उसकी बातों को सुनकर सुदर्शन कुछ नहीं बोलता है। आखिर में वह बोले भी क्या। वहीं थोड़ी देर बाद आदित्य का फ़ोन बजता है, तो जल्दी से आदित्य अपना फ़ोन निकाल कर देखता है तो उसके गार्ड का फ़ोन आ रहा था। वह तुरंत ही फ़ोन रिसीव करता है और दूसरी तरफ की बात सुनकर आश्चर्य से उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर वह अपने सामने खड़ी उन छोटे लड़की को देख रहा था। कभी उसे देखता तो कभी राणा सूर्य प्रताप को। उसे इस तरह से देखता हुआ देखकर राणा सूर्य प्रताप बोलता है कि तुम
ऐसे क्यों पागलों की तरह देख रहे हो। तो उसकी बात सुनकर आदित्य जल्दी से उसके पास जाता है और उसके कान में बोलता है, हमारे आदमियों का फ़ोन आया था कि किसी ने सुदर्शन के बीबी बच्चों को उनसे अगवा कर लिया है और उनके सारे आदमियों को मार दिया है। और इस गार्ड को भी बहुत ज़्यादा चोट आई थी जिस वजह से यह बेहोश हो गया था, और जब होश आया तो उसने यह खबर हमें दी। वहाँ कोई भी इंसान नहीं बचा है। उसकी बातों को सुनकर राणा सूर्य प्रताप के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह तेजस्विनी की ओर ध्यान से देखने लगता है। यानी उसके सामने खड़ी लड़की इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वह यहाँ से अमेरिका तक की पहुँच रखती है, और यहाँ तक कि वह इतना ज़्यादा सॉलिड प्लान बनाती है कि उसके आदमी भी उसके सामने मात खा गए। यानी सामने खड़ी लड़की जितनी ज़्यादा सीधी और मासूम है, जितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, वह उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा खतरनाक है। यह सोचते हुए उसे अब उस लड़की में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है, और वह दिल ही दिल सोच लेता है कि यह उस लड़की उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आखिर में उसकी दुनिया इतनी ही ज़्यादा खतरनाक है जहाँ कोई साधारण लड़की कभी भी इंटर नहीं कर सकती है, पर यह उसकी दुनिया में उसकी क्वीन बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब तो उसका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ चुका था। वहीं अब तक तेजस्विनी को समझ में आ गया था कि वह उसे क्यों इस तरह से देख रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से आदित्य का रिएक्शन था उसे देखकर वह साफ साफ समझ चुकी थी कि उनके पास अब यह खबर पहुंच चुकी होगी। तभी आदित्य बोलता है कि अब मैं समझा कि वह साला सुदर्शन क्यों बार बार उसके साथ जाने की जिद कर रहा है। उसकी जान जो उसके हाथों में मौजूद है। अब तो हम इसे लाख कोशिश कर लें अपने साथ ले जाने की, तो भी यह किसी तरह हमसे बचकर इसी के पास आएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर राणा सूर्य प्रताप एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है कि अब हमें छोड़ देना चाहिए। वहीं उसकी बातों को सुनकर आदित्य का मुंह खुल जाता है और वह बोलता है, हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। इसने हमारा इतना नुकसान किया, इसकी वजह से हमारे कई करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं राणा सूर्य प्रताप बोलता है कि मुझे लगता है कि हमसे कहीं ज़्यादा नुकसान सामने वाले टीम का हुआ है, जो उसे पकड़ने के लिए अपनी जी जान लगा दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वह उसे इतनी आसान मौत तो देने वाला नहीं है, और वैसे भी उसे चाहे हम मारे चाहे वह मारे, उसकी मौत तो निश्चित है। उसकी मौत के साथ ही हमारा बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन दूसरे टीम के मारने की चाहत को देखकर मुझे नहीं लगता है कि जब तक वह उसे अपने हाथों से न मार लेगा उसका बदला पूरा हो पाएगा। वहीं उसकी बातों को सुनकर आदित्य आश्चर्य से राणा सूर्य प्रताप को देखने लगता है। वह इस वक्त यही सोच रहा था कि यह इंसान कैसे इतनी आसानी से अपने शिकार को छोड़ सकता है, जबकि इसकी टीम में जबकि इसकी डिक्शनरी में इसने कभी किसी पर दया नहीं दिखाया और न ही कभी किसी से पीछे हटा, पर यह आज खुद से क्यों पीछे हट रहा है। ऐसी क्या बात है। वहीं उसकी नज़र सामने तेजस्विनी पर पड़ती है। वह ध्यान से उसे देखने लगता है। वहीं उसकी सुंदर नीली आंखों को देखकर एक पल के लिए तो आदित्य का दिल भी धड़कने लगता है, और वह आश्चर्य से अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और उसे लगता है कि कहीं उसका दोस्त इस लड़के के प्यार में तो नहीं पड़ गया। यह सोचते हुए अब वह आश्चर्य से राणा सूर्य प्रताप की ओर देखने लगता है। वहीं उसके ऐसे नज़र को देखकर राणा सूर्य प्रताप उसके मुंह पर एक पंच लगाता है और बोलता है कि अपने दिमाग में अनाप शनाप खिचड़ी पकाना बंद कर और सामने से हट। इतना बोलकर वह
उसे धक्का दे देता है। उसके धक्का देने की वजह से बेचारा आदित्य लड़खड़ाकर सीधा जाकर जमीन पर गिरता है। वहीं उसे इस तरह गिरता देखकर तामसी को हंसी आ जाती है। वहीं उसे इस तरह हंसता देखकर आदित्य का तो खून ही खौल जाता है। वह गुस्से से उसकी ओर घूर कर देखता है और बोलता है कि इस तरह दांत फाड़ने से क्या मिलेगा, बहुत खुशी मिल रही है। अगर आज यह लड़ाई रुकी ना होती तो मैं तुम्हारे 32 के 32 दांत तोड़ देता। उसकी बातों को सुनकर तामसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह तुरंत ही तेजी से आगे बढ़कर झटके से उसका कॉलर पकड़कर उसे उठाकर ऐसे खड़ा करती है मानो किसी कागज के पुतले को उठा रही हो। वहीं उसकी स्पीड और उसकी ताकत को देखकर बेचारा आदित्य तो बहुत चक्का होकर उसका मुंह ही देखता रह जाता है। यानी हद है यार, सामने यह छोटा लड़का जो देखने में उससे काफ़ी छोटा है, वह कितना ज़्यादा ताकतवर है। उसे तो बिल्कुल कचड़े की तरह घसीट घसीट कर पटक रहा है। उसकी बातें इस वक्त अगर तामसी सुन लेती तो शायद उसे हंसी आ जाती, लेकिन यह सब वो अपने मन में ही सोच रहा था। वहीं तामसी अपना दांत पीसते हुए बोलती है कि बेवकूफ़ इंसान, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे 32 दांत तोड़कर दिखाओ। पहले तुम यहाँ से सही सलामत अपने हाथ पैर पे लौट कर तो दिखाओ मुझे, फिर उसके बाद अपने सपने पूरे करना। इतना बोलकर वह एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारती है, जिसकी वजह से उसका पूरा जबड़ा हिल जाता है। वह बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है। वहीं उसे इस तरह चिल्लाता देखकर सबकी नज़र उस पर पड़ जाती है। नहीं, तेजस्विनी का तो मन कर रहा था कि वह अपना सर पीट ले। वह किसी तरह लड़ाई को ख़त्म कर यहाँ से सुदर्शन को लेकर जाना चाहती थी, लेकिन यह पागल लड़की उसकी बातों को क्यों नहीं सुनती और अपने गुस्से को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाती। वह जल्दी से तामसी को पकड़कर पीछे खींचती है और उसे आंख दिखाकर शांत रहने को बोलती है। वहीं उसकी आंखों को देखकर तामसी शांत हो जाती है, क्योंकि उसे अंदाज़ा लग गया था कि उसकी बेवकूफ़ी की वजह से उसकी बॉस को उस पर गुस्सा आ गया है। वहीं राणा सूर्य प्रताप को इस वक्त आदित्य के ऊपर हंसी आ रही थी। वाकई में सामने खड़ी इस लड़की की टीम बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह लोग इतनी ज़्यादा ताकतवर कैसे हैं। वह लड़कियों को तो छुई मुई की तरह ही समझता था, जो सिर्फ घर के काम काजों को करने के लिए होती थी और उनका काम अपने पतियों की सेवा करना होता था। लेकिन यहाँ पर इन लड़कियों का पावर देखकर तो अब वह अपनी सोच पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर हो गया था। वहीं नीरव जो आदित्य के साइड में खड़ा था, वह जल्दी से आदित्य को पकड़ता है और उसके कान में बोलता है, अरे यार, एक बार मरते मरते बचा है, अब फिर क्यों इन भूखे शेरों के मुंह पे अपना हाथ दे रहा है। शांति से लड़ाई खत्म हो गई है तो उसे झंडा दिखा और यहाँ से खिसक ले। वैसे भी सूर्या को कोई दिक्कत नहीं है, तो तू क्यों उछल रहा है। और देख, तेरी हरकत की वजह से अगर लड़ाई दोबारा शुरू हुई तो मैं तो पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं सामने खड़े अपने अपोजिट पार्टी से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता, क्योंकि वह साला बहुत ताकतवर है। उसने मार मार कर मेरे पूरे शरीर में दर्द पैदा कर दिया है। इस समय मेरे शरीर की एक एक हड्डी दर्द से टूट रही है और तू साले फिर से लड़ाई करने की शुरुआत कर रहा है। एक बार यहाँ से बाहर निकल, फिर मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा। उसकी बातों को सुनकर आदित्य अपना मुंह बनाकर उसे देखने लगता है, मानो जैसे सभी लोग उस पर कितना जुल्म कर रहे हैं। कोई तो
उसके पक्ष में बोल दो यार। वहीं उसका इस तरह से मुंह देखकर भी किसी को उस पर दया नहीं आती। तभी राणा सूर्य प्रताप तेजस्विनी से बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें इस बार जाने दे रहा हूँ, लेकिन भविष्य में अगर तुम कभी दोबारा मेरे आंखों के सामने आए तो फिर तुम्हें जिंदगी भर मेरी कैद में रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। उसकी बातें ना तो धमकी थी, ना ही कोई प्यार भरा संदेश था, और ना ही कोई वार्निंग लग रही थी। पता नहीं क्यों अचानक से तेजस्विनी को एक डर का एहसास होता है और समझ नहीं पा रही थी कि सामने खड़े इस इंसान के कहने का क्या मतलब है। वहीं अब तक उसे राणा सूर्य प्रताप के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, क्योंकि यह लोग तो अपना नाम कोड में लिया करते थे, लेकिन वह लोग भले ही राणा सूर्य प्रताप का नाम न लेते हो, लेकिन आदित्य और नीरव आपस में एक दूसरे का नाम ले लिए थे, जिस वजह से वह उन दोनों का नाम जान चुकी थी। और उन्हीं के नाम के जरिए अब तक में उसने इन लोगों के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था। और वैसे भी उसने उस दिन सीसीटीवी कैमरा डिलीट करने से पहले इनके चेहरे भी देख लिए थे, जिस वजह से उन्हें उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई थी। तेजस्विनी अच्छे से जानती थी कि उसके सामने खड़ा इंसान कितना ज़्यादा पावरफुल है। वह उससे दूर ही रहना चाहेगी, लेकिन सच में कहते हैं ना, नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। वह उससे जितना दूरी बनाने का मन बना रही थी, एक वक्त ऐसा आएगा कि वह उसके इतना ही करीब हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में नियति के खेल को यह दोनों समझ पाएंगे? क्या सच में यह एक दूसरे के पास आ पाएंगे, या फिर आज के बाद से इन दोनों के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? और दोस्तों, मेरे सभी न्यू सब्सक्राइबर को मेरा दिल से धन्यवाद, और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे इस चैनल में आने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। आपको आसानी से यह चैनल मिल गया होगा, और अब आगे से आप लोगों को मेरी सारी स्टोरी इसी चैनल पर मिलने वाली है, जब तक कि मेरा दूसरा चैनल से यूट्यूब अपनी चेकिंग नहीं हटा लेता है। तो यार प्लीज़ आप लोगों से मेरी फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त लाइक कर रहे हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग नहीं चाहेंगे कि आपको आगे की स्टोरी ना मिले। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे के एपिसोड भी मिलते रहें, तो प्लीज़ लाइक करने के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आप सभी के कमेंट मैंने पढ़े, थैंक यू सो मच मुझे कमेंट करने के लिए।
और आप लोगों ने दूसरे स्टोरी की भी डिमांड की है, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि जल्दी ही मैं उनके भी एपिसोड अपलोड करूंगी। फिलहाल के लिए अभी आज मैं इसी एपिसोड को अपलोड कर पा रही हूँ। नेक्स्ट डे सोचती हूँ कि कौन सा एपिसोड अपलोड करना है। मेरी कोशिश रहेगी कि कल मैं डेंजरस क्वीन ऑफ ब्रिटेन का आगे का एपिसोड बना सकूं, और अगर मैं उसे बना लेती हूं तो जल्दी ही अपलोड भी कर दूंगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल मैं बड़ा एपिसोड देने की कोशिश करूंगी।